तो गाइस आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बारे में। एमसीयू की इस मूवी में एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई गई है जो कि अपनी कमजोरियों को मात देकर एक पावरफुल हीरो बना। यह सुपर हीरो मूवी हमें इंटरटेन तो करती है, लेकिन साइंस फिक्शन होने के कारण यह मूवी सभी को कंफ्यूज भी करती है। तो इसलिए मैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की मूवी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। यह कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है, जब जर्मनी में हिटलर का राज चल रहा था। सन 1934 में यूएन स्मिथ नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट हिटलर से मिलता है। हिटलर ने स्मिथ को अपने साथ शामिल कर लिया ताकि वो उसकी मदद से अपनी फौज के लिए हथियार बना सके। हिटलर की पार्टी में रहकर स्मिथ ने हाइड्रा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चालू की। हाइड्रा का काम था जर्मन फौज के लिए एडवांस हथियार मैन्युफैक्चर करना। यूएन स्मिथ साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा मैथनोलॉजी और मैजिक में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। उसका मानना था कि दुनिया में कुछ ऐसी भी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल गॉड यानी देवताओं ने किया है, और अगर वो इन शक्तियों को हासिल कर ले तो वो आसानी से जंग जीत सकते हैं। यूएन स्मिथ यह भी जानता था कि ऐसी शक्तियों को केवल ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए पहले वो खुद ताकतवर बनना चाहता था। सन 1940 में यूएन स्मिथ ने अब्राहम एस्किन साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया। डॉक्टर एस्किन, जो कि जर्मनी का ही साइंटिस्ट था, उसने एक सीरम बनाया था जो इंसान को फिजिकल और मेंटली दोनों ही रूप से ताकतवर बना सकता था। हालांकि वो इस सीरम को परफेक्ट नहीं बना पाया था, लेकिन यूएन स्मिथ ने डॉक्टर के एस्किन से सीरम छीन लिया और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। इससे वो ताकतवर तो बन गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से स्मिथ का चेहरा बिगड़ गया और इस वजह से उसे एक नया नाम मिला, रेड स्कल। अपने इस भयानक चेहरे को छुपाने के लिए स्मिथ ने अपने चेहरे जैसा मास्क पहनना शुरू कर दिया। फिर स्मिथ ने नॉर्थ माइथोलॉजी की पढ़ाई की, जिससे उसे टेसरेक्ट क्यूब के बारे में पता चला। टेसरेक्ट क्यूब जो कि पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन था। स्मिथ ने उसकी बहुत तलाश की और सन 1942 में उसने टेसरेक्ट क्यूब ही को पा लिया। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 काफी छोरों पर था। न्यूयॉर्क की सिटी में स्टीव रॉजर नाम का एक लड़का आर्मी में भर्ती होना चाहता था। स्टीव रॉजर एक बहुत बड़ा देशभक्त था, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और बीमार था, इसलिए वो मिलिट्री के टेस्ट में फेल हो गया था। पर स्टीव अपने देश के लिए किसी भी हाल में जंग लड़ना चाहता था, इसलिए उसने कई बार मिलिट्री के लिए टेस्ट दिए। ऐसा ही हुआ अपने दोस्त जिसका नाम बकी बाउंस था उससे बात कर रहा था, तब डॉक्टर एरस्किन ने स्टीव की सारी बातें चुपके से सुन ली। एरस्किन, जो कि अब यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने स्टीव की देशभक्ति को देखकर उसे मिलिट्री में पास कर दिया। डॉक्टर एरस्किन का सीरम, जिसे यूएन स्मिथ को पावर मिली थी, अब वो परफेक्ट बन चुका था और इस सीरम को टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर एरस्किन को ऐसे इंसान की तलाश थी जो कि इस ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। स्टीव रॉजर की अच्छाई, ईमानदारी और उसकी मेहनत को देखकर डॉक्टर एरस्किन ने वो सीरम स्टीव को देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ रेड स्कल ने एक आर्निम जोला नाम का साइंटिस्ट रख लिया। रेड स्कल ने आर्निम जोला की मदद से एक ऐसी मशीन तैयार की जिससे टेसरेक्ट क्यूब की एनर्जी को स्टोर कर सकती थी, और उन्होंने इस एनर्जी से कई खतरनाक हथियार बनाए। स्मिथ ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा को हिटलर से अलग कर लिया और उसने हिटलर से बगावत शुरू कर दी। यूएन स्मिथ पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन रेड स्कल को जब पता चली कि डॉक्टर एरस्किन न्यूयॉर्क में है और वो यहाँ के सोल्जरों को सुपर सीरम दे रहा है, तो रेड स्कल ने एरस्किन को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। इधर एरस्किन ने हॉवर्ड स्टार के साथ मिलकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, और जब स्टीव की बॉडी में सुपर सीरम और बीटा रेडिएशन डाला गया तो वो बिल्कुल बदल गया। अब स्टीव की सारी बीमारियां खत्म हो गई थी और स्टीव बहुत ही पावरफुल बन गया था। यह प्रोसेस खत्म होते ही हाइड्रा के आदमियों ने डॉक्टर एरस्किन को मार दिया और वो सीरम आखिरी बोतल थी, लेकिन वह उसको लेकर भाग गए। लेकिन स्टीव ने अपनी नई ताकत की वजह से उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन उस आदमी ने हाइड्रा की डर की वजह से सुसाइड कर लिया और वो सीरम गिरकर बर्बाद हो गया। अब स्टीव वो खाली एक सुपर सोल्जर बन चुका था। यूएस गवर्नमेंट को स्टीव जैसे एक नहीं बल्कि कई सुपर सोल्जर की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर एरस्किन की मौत हो जाने के कारण और सीरम खत्म हो जाने के कारण अब कोई सुपर सोल्जर नहीं बन सकता था। मिलिट्री वाले स्टीव को छोड़कर चले जाते हैं ताकि साइंटिस्ट स्टीव के ऊपर रिसर्च करके वही सीरम दोबारा बना सकें, और जब तक वो सीरम नहीं बन जाता तब तक के लिए स्टीव के लिए एक नया काम सौंपा गया। उसे कैप्टन अमेरिका का नाम देकर उसे वर्ल्ड वॉर स्पेशल टैग लगाया गया, जिससे जंग के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सकें। स्टीव रॉजर अब कैप्टन अमेरिका के नाम से एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुका था, लेकिन उसे इस काम में दिलचस्पी नहीं थी। वह तो मैदान में असली जंग लड़ना चाहता था। एक बार जब स्टीव इटली के शो में गया था, तब वहाँ उसे पता चला कि उसका जिगरी दोस्त बकी बाउंस, जो हाइड्रा के खिलाफ जंग लड़ने गया था, वो तब से लापता है। अपने खोए हुए दोस्त को वापस ढूंढने के लिए स्टीव अकेला ही हाइड्रा के एक अड्डे में चला जाता है और लड़कर वह अपने दोस्त के साथ ही मिलिट्री के सारे सोल्जर को छुड़ा लेता है। जब रेड स्कल को अपनी फौज को कमजोर पड़ते हुए देखता है तो वो खुद ही अपने अड्डे को बम से उड़ा देता है ताकि दुश्मनों को उनकी खुफिया जानकारी ना मिल सके, और फिर रेड स्कल और आर्निम जोला वहाँ से फरार हो जाते हैं और स्टीव सारे सोल्जर को बचाकर वापस ले आता है। उसकी इसी बहादुरी से उसे मिलिट्री में शामिल करके कैप्टन बना दिया जाता है। स्टीव हॉवर्ड स्टार्क से नई शील्ड और यूनिफॉर्म लेकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हाइड्रा के कई अड्डों को तबाह कर देता है। फिर 1945 में यूएस मिलिट्री को आर्निम जोला की लोकेशन का पता चलता है। उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ स्टीव जल्दी ट्रेन में पकड़ लेता है, तो डॉक्टर जोला को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन बक्की बाउंस ट्रेन से नीचे गिर जाता है। फिर आर्निम जोला की पूछताछ करने पर मिलिट्री को यह पता चलता है कि रेड स्कल अमेरिका के कई बड़े शहरों पर बम गिराने वाला है, इसलिए उसे रोकने के लिए स्टीव अपनी टीम के साथ उसके रेड स्कल के अड्डे पर पहुंचता है। लेकिन रेड स्कल एक प्लेन में बम रखकर और टेसरेक्ट क्यूब रखकर वहां से भाग जाता है
उसका पीछा करते हुए कैप्टन उसके प्लेन में घुस जाता है। वहाँ पर जब उन दोनों की लड़ाई होती है तो उससे टेसराइट क्यूब का कंटेनर खराब हो जाता है। जब रेड स्कल टेसराइट क्यूब को अपने हाथ में लेता है तो एक बम होल क्रिएट हो जाता है जो दूसरे प्लैनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है। रेड स्कल के बुरे इरादों की वजह से उसे एक शराब मिल गया और वह बॉर्नमिट नाम के एक प्लैनेट पर कैद हो गया। रेड स्कल के गायब होने के बाद टेसराइट क्यूब नीचे गिर जाता है और कैप्टन न्यूक्लियस से भरे प्लेन से सवार था। इस प्लेन को शहर में उतारना बहुत मुश्किल था, रिस्की था, इसलिए कैप्टन उसे प्लेन को सबसे दूर आर्टिक नाम की बर्फीली जगह पर लैंड करवाता है और वहीं बर्फीली पहाड़ियों में वो प्लेन में जम जाता है और बम काम करना बंद कर देते हैं। पर प्लेन के साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी बर्फ में जम जा गया था। गवर्नमेंट कैप्टन को बहुत ढूंढती है, उन्हें टेसराइट क्यूब तो मिल जाता है परंतु उन्हें स्टीव नहीं मिलता। फिर 66 साल बाद सन 2011 में आर्टिक में वैज्ञानिकों को वही प्लेन मिलता है और उन्हें कैप्टन अमेरिका की जमी हुई बॉडी और एक शील्ड मिलती है। कमाल की बात यह थी कि कैप्टन की बॉडी अभी भी जिंदा थी। उस सुपर सीरम की वजह से ना तो स्टीव की उम्र बड़ी थी और ना ही वह मरा था। तब शील्ड के लोग कैप्टन को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ इन्वायरमेंट 1940 जैसा था। लेकिन जब स्टीव को होश आता है तो वह देखता है एक नई दुनिया में। तब शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी से बताते हैं कि वह 70 साल से होश में नहीं था। तो दोस्तों यह थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की मूवी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।